नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है परवरिश का आईना। दोपहर के 2 बज रहे थे। जून की तपती गर्मी में छत का प्लास्टर उखड़ चुका था। घर के पीछे बने उस छोटे से बदबूदार सर्वेंट क्वार्टर के बाहर 75 वर्षीय दीनानाथ जी बैठे थे। उनका गला प्यास से चटक रहा था और पेट भूख से ऐंठ रहा था। उनके कपड़े इतने मैले थे कि अब उनका असली रंग भी नहीं पता चल रहा था। चिलचिलाती धूप सीधे घर के पीछे बने उस छोटे से सर्वेंट क्वार्टर, जो असल में एक कबाड़ खाना था, उस पर पड़ रही थी। मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दीनानाथ जी नंगे पैर फटी हुई बनियान पहने जमीन पर बैठे थे। उनकी नज़रें बार बार रसोई की खिड़की की तरफ जा रही थी। कल रात से उन्हें खाना नहीं मिला था। पेट की भूख ने उन्हें इतना लाचार कर दिया था कि वे अपने स्वाभिमान को मारकर इंतजार कर रहे थे। तभी रसोई का पिछला दरवाज़ा खुला। सुमन बहू बाहर निकली। उसके हाथ में एक पीली पड़ चुकी टूटी हुई प्लास्टिक की प्लेट थी, जिसे शायद वे लोग डस्टबिन में फेंकने वाले थे। उस प्लेट में 2 काली सूखी हुई रोटियां थी, जो शायद 2-3 दिन पुरानी थी और कड़क होकर पापड़ बन चुकी थी। और उन रोटियों के ऊपर ही थोड़ी सी पानी जैसी बची हुई दाल डाल दी गई थी। सुमन दीनानाथ जी के पास नहीं गई। उसे उनसे इतनी घिन आ रही थी कि उसने 4 फीट दूर से ही वह प्लेट जमीन पर ऐसे सरकाई जैसे किसी कोड़ से पीड़ित आवारा कुत्ते के सामने फेंकी जा रही हो। प्लेट जमीन पर घिसटती हुई दीनानाथ जी के घुटनों के पास आकर रुकी। दाल का पानी छलक कर धूल में मिल गया। सुमन नाक पर पल्लू रखते हुए घृणा से, मरता भी नहीं है यह बूढ़ा, ले ठूस ले। सुबह से भूख लगी है का रट्टा लगा रखा है। घर में राशन क्या मुफ्त में आता है? आज के बाद अगर दोपहर में आवाज़ दी तो यह भी नहीं मिलेगा। जाकर नाली का पानी पीना पड़ेगा। दीनानाथ जी के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने वह प्लेट उठाई। रोटियां पत्थर जैसी सख्त थी और उनके मुंह में दांत नहीं थे। उन्होंने कोशिश की एक टुकड़ा तोड़ने की, पर वह नहीं टूटा। उनकी आंखों से टप टप आंसू दाल में गिरने लगे। तभी उनका बेटा विनय फोन पर बात करता हुआ वहां आया। उसने पिता को रोते हुए देखा तो उसका दिल नहीं पसीजा, बल्कि पारा चढ़ गया। विनय ने पास आकर दीनानाथ जी के हाथ पर लात मारी। प्लेट हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। रोटियां धूल में सन गई। विनय चिल्लाते हुए, नौटंकी शुरू। रोना किस बात का है बे? मुफ्त की रोटियां मिल रही है, उस पर भी नखरे। 5 स्टार होटल का खाना चाहिए तुझे? एहसान मान कि मेरे घर के पीछे जगह दी है, वरना किसी सरकारी अस्पताल के बाहर सड़ रहा होता। दीनानाथ जी ने हाथ जोड़ लिए। दीनानाथ जी रूंधे गले से, नहीं बेटा, रो नहीं रहा, बस रोटियां बहुत सख्त है, चबा नहीं पा रहा हूँ। तभी सुमन की आंखों में अंगारे दहक उठे। पानी अभी 2 घंटे पहले तो पिया था। क्या तेरे पेट में कोई टंकी लगी है? पानी की किल्लत है शहर में, और तुझे नहाने धोने और पीने के लिए मिनरल वाटर चाहिए। चुपचाप खा ले, वरना ये भी छीन लूँगी। तभी विनय ने सुमन को रोकते हुए पास पड़े मिट्टी के पुराने सकोरे, जिसमें शायद पक्षी पानी पीते थे, दीनानाथ जी की तरफ लात मारी। गंदा कीचड़ वाला पानी उनके पैरों पर गिर गया। विनय क्रूरता से हंसते हुए, पानी चाहिए पिताजी, वो देखिए नाली के पास गड्ढे में बारिश का पानी भरा है, कुत्ता भी वहीं से पीता है, आप भी पी लीजिए। जब औकात कुत्ते वाली है
तो शौक नवाबों वाले क्यों? दीनानाथ जी की आंखों से आंसू टपक कर उस सूखी रोटी पर गिर गए। विनय झुककर दीनानाथ जी का जबड़ा दबोचते हुए, और सुन बूढ़े, आज मेरा बेटा रोहन लंदन से आ रहा है। वो मॉडर्न ख्यालों का है, उसे गंदगी पसंद नहीं। अगर उसके सामने तू अपनी ये भिखारियों वाली सूरत लेकर आया या गलती से भी उसे आवाज़ दी तो कसम खा कर कहता हूँ तुझे इसी सर्वेंट क्वार्टर में जिंदा चुनवा दूंगा। सुमन, और अगर उसने पूछा कि तुम यहाँ क्यों पड़े हो तो हंसकर कहना, बेटा मुझे एकांत पसंद है, मुझे खुली हवा चाहिए। अगर तूने रोना धोना किया तो कल से यह सूखी रोटी भी बंद, फिर अपनी ही विष्टा गंदगी खानी पड़ेगी तुझे। विनय ने जाते जाते दीनानाथ जी के हाथ पर पैर रख दिया और उसे बूट से कुचलते हुए बोला, समझ गया ना, या और अच्छे से समझाऊं? दीनानाथ जी दर्द से करा भी नहीं सके, उन्होंने बस सिर हिला दिया। विनय और सुमन के जाने के बाद दीनानाथ जी ने अपनी धुंधली आंखों से उस फफूंदी लगी रोटी को देखा। उन्होंने भूख के मारे जो हो सका उसे पानी से गीला किया और जानवर की तरह बिना पानी के उस निवाले को निगलने की कोशिश करने लगे। शाम के 7 बज चुके थे। घर किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। झूमर की रोशनी में फर्श चमक रहा था और रसोई से महक आ रही थी। एक लंबी लग्जरी कार गेट पर रुकी। रोहन 24 वर्ष का कार से उतरा। वह सूट बूट में था। चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में घर लौटने की चमक थी। सुमन आरती की थाली लेकर दौड़ी और विनय ने बाहें फैला दी। सुमन आंसू पोंछते हुए, मेरा लाल आ गया, कितनी मन्नतें मांगी थी तेरे लिए। विनय, वेलकम बैक मेरे शेर, लंदन से डिग्री लेकर लौटा है, आज सीना चौड़ा कर दिया तूने। रोहन मुस्कुराया, माँ पापा के पैर छुए, लेकिन उसकी नज़रें हॉल में चारों तरफ घूम रही थी। उसे वह चेहरा नहीं दिख रहा था जो बचपन में उसे गेट पर ही इंतजार करता मिलता था। रोहन, मॉम डैड, दादाजी कहाँ हैं? वो बाहर नहीं आए? विनय और सुमन की आंखों में एक पल के लिए घबराहट आ गई, लेकिन उन्होंने तुरंत उसे छिपा लिया। विनय, अरे हाँ, वो अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। बुढ़ापा है ना, ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं करते। तू बैठ, मैं लेकर आता हूँ। विनय तेज कदमों से अंदर गया। उसने जल्दी से दीनानाथ जी को सर्वेंट क्वार्टर से निकाला। उन्हें ज़बरदस्ती एक नया सिल्क का कुर्ता पहनाया और कानों में फुसफुसाया, मुस्कुरा कर मिलना, वरना रात को कोठरी भी नसीब नहीं होगी। कुछ मिनट बाद विनय दीनानाथ जी का हाथ पकड़कर जैसे सहारा दे रहा हो, वह असल में जकड़ रखा था, ड्राइंग रूम में लाया। रोहन ने जैसे ही अपने दादाजी को देखा, उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। सामने खड़ा वह शख्स उसके पहलवान दादाजी नहीं थे, वो तो सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा भर रह गए थे। नया कुर्ता उनके सूखे शरीर पर किसी हैंगर पर टंगे कपड़े जैसा लटक रहा था। गाल अंदर धंस चुके थे और आंखें कोटरों में जा छिपी थी। रोहन दौड़कर उनके पास गया और उनके पैरों में झुक गया। रोहन, दादाजी प्रणाम। दीनानाथ जी का शरीर सिहर गया। जब रोहन उनके पैरों की तरफ झुका तो वे अनजाने में पीछे हट गए, जैसे उन्हें लगा हो कि कोई उन्हें मारने वाला है। रोहन ने यह नोट किया। रोहन ने उठकर उन्हें गले लगाया। उसे महसूस हुआ कि दादाजी का शरीर पत्थर की तरह सख्त है, डरे हुए। रोहन हैरानी और चिंता से, दादाजी, ये आपकी हालत
कैसे हो गई है? आप तो बहुत कमज़ोर हो गए हैं, एकदम दुबले। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? दीनानाथ जी ने अपनी डरी हुई आंखें उठाई। वे कुछ बोलना चाहते थे, उनकी जुबान फड़फड़ाई, बेटा मैं। लेकिन तभी उनकी नज़र विनय पर पड़ी, जो रोहन के ठीक पीछे खड़ा था और आंखों ही आंखों में उन्हें घूर रहा था। दीनानाथ जी का गला सूख गया। तभी सुमन जल्दी से बीच में बोल पड़ी, चेहरे पर बनावटी चिंता लाकर। अरे बेटा, क्या बताऊं, इनका हाजमा एकदम खराब हो गया है। डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें बहुत हल्का खाना देना है, इसीलिए डाइट पर हैं। बुढ़ापे में शरीर तो वैसा हो ही जाता है। हम तो इनकी इतनी सेवा करते हैं, इनका इतना ख्याल रखते हैं कि क्या बताएं। पूछ ले अपने पापा से। विनय हंसते हुए, हाँ भाई, पिताजी को तो हम राजा की तरह रखते हैं, है ना पिताजी? विनय ने दीनानाथ जी के कंधे पर हाथ रखा और जोर से दबाया। दीनानाथ जी दर्द पी गए और मशीनी अंदाज में सिर हिला दिया। दीनानाथ जी कांपती आवाज में, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। रोहन चुप था, उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी लंदन वाली डिग्री ने उसे अंधा नहीं किया था। कलाई के निशान। जब दादाजी ने हाथ उठाया तो कुर्ते की आस्तीन थोड़ी नीचे खिसकी और कलाई पर पुराने घाव और खरोच के निशान दिखे, जो शायद विनय के धक्के या नाखूनों के थे। पैरों की हालत। ऊपर चमकदार कुर्ता था, लेकिन दादाजी के पैरों की एड़ियाँ फटी हुई थी और उनमें धूल जमी थी, जैसे कोई नंगे पैर मिट्टी में रहता हो। आंखों का खौफ। दादाजी रोहन को नहीं देख रहे थे, वे बार बार चोरी छिपे विनय और सुमन को देख रहे थे, जैसे हर शब्द बोलने से पहले इजाज़त मांग रहे हो। रोहन समझ गया, दाल में कुछ काला नहीं था, यहाँ तो पूरी दाल ही काली थी। उसने एक गहरी सांस ली, अपने गुस्से को अंदर दबाया और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान ले आया। वह अभी तमाशा नहीं करना चाहता था, वह सबूत और सही वक्त का इंतजार करना चाहता था। रोहन शांत आवाज में, ठीक है मॉम डैड, अगर आप कह रहे हैं तो मान लेता हूँ। आइए डिनर करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे यकीन है दादाजी को भी लगी होगी। विनय और सुमन ने चैन की सांस ली। उन्हें लगा बला टल गई, बेटा बेवकूफ़ बन गया। उन्हें नहीं पता था कि यह तूफान से पहले की शांति है। रात के 9 बज चुके थे। डाइनिंग टेबल तरह तरह के पकवानों से भरी थी। शाही पनीर, दाल मखनी, पुलाव और मिठाइयाँ। खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। दीनानाथ जी को भी टेबल के एक कोने वाली कुर्सी पर बैठाया गया था। उनके सामने एक साधारण सी प्लेट रखी थी, लेकिन वे डरे हुए थे। उनकी नज़रें बार बार विनय और सुमन की तरफ जा रही थी, मानो पूछ रहे हो, क्या मैं सच में यहाँ बैठ सकता हूँ? रोहन अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी, जैसे अंदर कोई ज्वालामुखी धधक रहा हो। उसे याद आ रहा था लंदन का वो वक्त जब वह हर हफ्ते फ़ोन करता था, मॉम, दादाजी का ख्याल रख रहे हो ना? और उधर से सुमन का झूठ, अरे बेटा, वो तो मज़े में हैं, अभी जूस पीकर सोए हैं। लेकिन आज हकीकत उसके सामने थी, सूखा शरीर, फटी एड़ियाँ और डर। रोहन ने एक गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और चेहरे पर एक बर्फीली गंभीरता ओढ़ ली। रोहन बैग टेबल पर रखते हुए, मॉम डैड, खाना शुरू करने से पहले मैं आप दोनों के लिए लंदन से
एक बहुत खास तोहफा लाया हूँ। मैंने सोचा आप लोगों ने मेरी गैर मौजूदगी में दादाजी का इतना शानदार ख्याल रखा, तो मुझे भी आपके बुढ़ापे की प्लानिंग अभी से कर लेनी चाहिए। सुमन और विनय की आंखों में चमक आ गई। सुमन चहकते हुए, अरे मेरा बच्चा, इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूर कोई महंगी घड़ी या ज्वेलरी लाया होगा मेरा बेटा। विनय, हाँ भाई, लंदन की चीज़ों की बात ही अलग होती है। दिखा तो क्या लाया है। रोहन ने धीरे से बैग की चेन खोली। उसने अंदर हाथ डाला और उसने 2 बड़े भारी और चमकदार स्टील के कटोरे निकाले। ये वो कटोरे थे जिनमें रईस लोग अपने पालतू कुत्तों को खाना देते थे। उन पर बाकायदा पेट लिखा हुआ था। रोहन ने बिना पलक झपकाए वह कटोरे सरकाते हुए ठीक विनय और सुमन की सजी हुई थालियों के सामने रख दिया। डाइनिंग टेबल पर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। दीनानाथ जी की आंखें फटी की फटी रह गई। विनय और सुमन ने उन कटोरों को देखा, फिर रोहन को और फिर वापस कटोरे को। उनका चेहरा पहले सफ़ेद पड़ा, फिर शर्म और गुस्से से लाल हो गया। विनय कुर्सी से उछलते हुए चिल्लाकर बोला, रोहन, ये क्या बदतमीजी है? दिमाग खराब हो गया है तेरा? ये तो कुत्ते के बर्तन है। तूने ये हमारे सामने क्यों रखे? सुमन भड़कते हुए, अपमानित महसूस करते हुए, मेरा तो सिर चकरा रहा है। हम तेरे माँ बाप हैं रोहन। तू लंदन से हमारे लिए ये कूड़ा लाया है। तू हमारा मजाक उड़ा रहा है। अपनी माँ की ये इज्जत करना सीखा है तूने विदेश में। रोहन अपनी जगह से नहीं हिला। वह अब भी कुर्सी पर बैठा ही था, लेकिन उसकी आवाज़ अब शांत नहीं बल्कि काटने वाली थी। रोहन ठंडे स्वर में, भड़क क्यों रहे हो डैड? आपको तो खुश होना चाहिए। यह इम्पोर्टेड है, बहुत महंगे हैं। विनय कटोरा जमीन पर फेंकते हुए, भाड़ में गया तेरा इम्पोर्टेड। तू होश में तो है? हम इंसान हैं, जानवर नहीं जो इसमें खाना खाएंगे। तभी रोहन ने मेज पर मुक्का मारा। सारे बर्तन हिल गए। रोहन खड़ा हो गया। उसकी आंखों से अब आग बरस रही थी। रोहन दहाड़ते हुए, इंसान? कौन इंसान? आप। अगर आप इंसान होते डैड, तो अपने ही बूढ़े बाप को टूटी हुई प्लास्टिक की प्लेट में सड़ा हुआ खाना नहीं देते। दादाजी की तरफ इशारा करते हुए, मैंने फ़ोन पर हजारों बार पूछा कि दादाजी कैसे हैं, और तुमने हर बार झूठ बोला। तुमने कहा वो राजा की तरह रह रहे हैं, और आज मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो किस नरक में जी रहे थे। उनकी एड़ियाँ देखी है तुमने? उनका सूखा हुआ पेट देखा है? रोहन ने जमीन पर पड़े उस कुत्ते वाले कटोरे को उठाया और विनय के चेहरे के पास ले गया। रोहन, तुम्हें यह स्टील का कटोरा अपनी बेइज्जती लग रहा है ना? सोचो, दादाजी को कैसा लगा होगा जब उनकी बहू ने उनके सामने फर्श पर रोटियां फेंकी थी। यह कटोरा तो फिर भी साफ है डैड। तुमने तो उन्हें जिस प्लेट में खिलाया, उसमें अपने दुश्मन के कुत्तों को भी ना खिलाऊं। सुमन और विनय सन्न रह गए। उनका झूठ, उनका पाप, सब कुछ उस डाइनिंग टेबल पर नंगा हो चुका था। रोहन, और रही बात मजाक की, तो यह मजाक नहीं, तैयारी है। क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। आपने दादाजी को प्लास्टिक में खिलाया, मैं आपको स्टील में खिलाऊंगा। कम से कम मैं आप जैसा गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ जो माँ बाप को भूखा मारे। विनय गुस्से से, रोहन, यह कोई मजाक नहीं है।
रोहन की हंसी गायब हो जाती है। वह एकदम गंभीर होकर बोलता है, मजाक नहीं माँ, यह मेरी तैयारी है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आप दादाजी को कैसे उस टूटी हुई प्लास्टिक की प्लेट में खाना देते हैं। मैंने देखा है कि आप उन्हें कैसे दुत्कारते हैं। वह अपनी कुर्सी से उठता है और दादाजी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। मैंने सोचा कि मैं तो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं आपको प्लास्टिक की प्लेट में नहीं खिलाऊंगा। मैं लंदन से ये महंगी कटोरियाँ लाया हूँ। आज से आप दोनों इसी में खाना खाएंगे, फर्श पर बैठकर, ताकि आपकी आदत पड़ जाए। विनय गुस्से में बोला, जुबान संभाल कर बात करो रोहन, हम तेरे बाप हैं। रोहन चिल्लाकर बोला, तो ये भी तो आपके बाप हैं पापा। जब आप अपने पिता के साथ जानवर जैसा सुलूक कर सकते हैं, तो मैं आपसे वही क्यों न करूं? जैसी परवरिश वैसा फल। आपने मुझे यही सिखाया है ना कि बूढ़े माँ बाप बोझ होते हैं। ठीक है, आज से आप दोनों मेरे लिए बोझ हैं। विनय का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने डाइनिंग टेबल पर हाथ जोर से पटका। विनय चीखते हुए, बस बहुत हो गया, अपनी हद में रह रोहन। तू लंदन क्या गया, संस्कार ही भूल गया। हम तेरे माँ बाप हैं, क्या इसीलिए तुझे लंदन भेजा जो तू ऐसी बातें करे? हमने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है और तू हमारे सामने खड़े होकर हमें ही ज्ञान दे रहा है। तुझे क्या पता हमने क्या किया और क्या नहीं। किसी ने तेरे कान भर दिए हैं और तू अपनी सगी औलाद होकर हम पर शक कर रहा है। सुमन मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए, हाँ बेटा, जरूर पड़ोसियों ने तुझे भड़काया होगा। वे तो जलते हैं हमारी खुशियों से। हम तो बाबूजी की सेवा करते हैं, पर तू तो परायों की बातों में आ गया। रोहन, जो अब तक खड़ा था, जोर से हंसा, एक सूखी दर्द भरी हंसी। पड़ोसी नहीं माँ, पड़ोसियों ने नहीं, मेरे अपने आँखों ने मुझे सच दिखाया है। और रही बात सबूत की, रोहन ने अपनी जेब से अपना स्मार्टफोन निकाला और गैलरी खोलकर एक फ़ोटो विनय और सुमन के चेहरे के सामने कर दी। फोटो में दीनानाथ जी सर्वेंट क्वार्टर के बाहर फटी बनियान में बैठे थे और एक कुत्ता उनकी प्लेट के पास मुंह मार रहा था। विनय और सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। रोहन आंखों में आंसू और आवाज़ में कंपन के साथ, आपको क्या लगा डैड, मैं 7 समंदर पार हूँ तो मुझे मेरे घर की खबर नहीं मिलेगी? आप वीडियो कॉल पर हमेशा दादाजी को कमरे में ले जाकर अच्छे कपड़े पहना कर दिखाते थे। मैं भी बेवकूफ़ों की तरह मान लेता था। रोहन ने फ़ोन टेबल पर पटका। याद है मेरा बचपन का दोस्त राहुल, जो इसी मोहल्ले में रहता है? पिछले हफ्ते मुझे इंस्टाग्राम पर उसकी प्रोफाइल मिली। हम बातें करने लगे। बातों बातों में मेरा दिल घबराया। मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने राहुल से बस इतना कहा, भाई कभी मेरे घर की तरफ जाना तो दादाजी का हाल चाल ले लेना। मम्मी पापा कहते हैं कि वो बीमार हैं। रोहन की आवाज़ अब भारी हो गई थी। वह उस दर्द को याद कर रहा था जो उसने लंदन में महसूस किया था। राहुल अगले दिन यहाँ आया था। उसने छिपकर यह फ़ोटो खींची और मुझे भेजी। उसने मुझे मैसेज किया, भाई तू लंदन में ऐश कर रहा है और यहाँ तेरे माँ बाप तेरे दादाजी को जानवरों से भी बदतर रख रहे हैं। उन्हें कोठरी में बंद रखते हैं। रोहन विनय की तरफ बढ़ा।
रोहन चिल्लाते हुए, उस दिन उस रात लंदन में मैं अपने आलीशान फ्लैट में बैठा रो रहा था पापा। मेरा दिल टूट गया था। मुझे लगा मैं दुनिया का सबसे बदनसीब पोता हूँ। मैंने उसी वक्त इंडिया की टिकट बुक की। मैं यहाँ छुट्टियाँ मनाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ इंसाफ करने आया हूँ। मैंने फ़ोन पर आपकी मीठी मीठी बातें सुनी और मन ही मन सोचा, इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ। और जो दर्द मेरे दादाजी ने सहा है वो मैं सूद समेत लौटाऊंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुमन सिसकने लगी, लेकिन अब रोहन को उन पर दया नहीं आ रही थी। तो अब यह ड्रामा बंद करो कि पड़ोसियों ने कान भरे हैं। राहुल ने मुझे सब बताया है कि कैसे आप दोपहर में उन्हें रोटियां फेंक कर देते हो, कैसे आप उन्हें धक्के मारते हो, सब पता है मुझे। और इसीलिए रोहन ने उन स्टील के कटोरों की तरफ इशारा किया। इसीलिए यह गिफ्ट लाया हूँ, क्योंकि जब आप अपने बाप का इज्जत नहीं दे सकते तो मुझसे इज्जत की उम्मीद मत रखना। खाना खाइए डैड, ठंडा हो रहा है। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ियों की टीक टीक हथौड़े जैसी लग रही थी। विनय और सुमन अब भी उन कुत्ते वाले कटोरों को घूर रहे थे। विनय ने खुद को संभालने की कोशिश की। विनय कांपती हुई आवाज़ में, लेकिन कड़क आवाज़ में, तू बहुत उड़ रहा है रोहन, लेकिन याद रख यह घर मेरा है। मैंने पिताजी से यह अपने नाम करवा लिया था। तू हमें नहीं निकाल सकता। अगर तुझे हम पसंद नहीं तो तू वापस लंदन जा सकता है, लेकिन यह बूढ़ा यहीं रहेगा। रोहन के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। उसने टेबल पर रखे उस लिफाफे को उठाया जिसे वह गिफ्ट के साथ लाया था। गलत डैड, बहुत गलत। मुझे पता था आप मालिकाना हक जताएंगे, इसीलिए मैं पूरी तैयारी से आया हूँ। रोहन ने लिफाफे से कुछ कानूनी कागजात निकाले और टेबल पर पटक दिया। ये पढ़िए, यह सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत भेजा गया कोर्ट का नोटिस है। भारत का कानून कहता है कि अगर बच्चे अपने माँ बाप की देखभाल नहीं करते तो माँ बाप अपनी दी हुई प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। विनय के पसीने ही छूट गए। मैंने और राहुल ने मिलकर वकील से बात की है। दादाजी के शरीर पर जो चोट के निशान हैं और राहुल ने जो वीडियो बनाए हैं वो यह साबित करने के लिए काफ़ी है कि आप दोनों ने इनका शारीरिक और मानसिक शोषण किया है। कोर्ट ने आपकी गिफ्ट डीड रद्द कर दी है। अब इस घर के मालिक आप नहीं, वापस से दादाजी हैं। सुमन कुर्सी पर धम से बैठ गई। सुमन, ये नहीं हो सकता, ये झूठ है। रोहन कठोर आवाज़ में, यह हो चुका है माँ, और अब पुलिस भी रास्ते में ही होगी। घरेलू हिंसा के जुर्म में आप दोनों को कम से कम 3 साल की जेल तो पक्की है। विनय और सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जेल का नाम सुनते ही उनका सारा घमंड धूल में मिल गया। वे दोनों दौड़कर रोहन और दीनानाथ जी के पैरों में गिर पड़े। विनय गिड़गिड़ाते हुए, बेटा, पुलिस नहीं, हमारी इज्जत मिट जाएगी, हमें माफ़ कर दे बेटा। पिताजी, आप बोलिए न इसे। सुमन दीनानाथ जी के पैर पड़ते हुए, हाँ बाबूजी, हम आपके पैर दबाएंगे, आपकी सेवा भी करेंगे, हमें जेल मत भेजिए। रोहन ने घृणा से अपने पैर पीछे खींच लिया। उसने दादाजी की तरफ देखा। दादाजी की आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून था। उन्हें यकीन हो गया था कि उनका पोता उनकी ढाल बन गया है। दादाजी,
आप क्या चाहते हैं, इन्हें जेल भेजें? दीनानाथ जी ने कांपते हुए ना में सिर हिलाया। उनका दिल अभी भी पिता का था। रोहन, विनय और सुमन से किस्मत वाले हो कि तुम्हारी औलाद सख्त है, लेकिन तुम्हारा बाप यानी कि दादाजी नरम दिल के हैं। दादाजी तुम्हें जेल नहीं भेजना चाहते। विनय और सुमन ने राहत की सांस ली। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। रोहन हाथ उठाकर रोकते हुए, रुको, जेल नहीं जाओगे, इसका मतलब यह नहीं कि सज़ा नहीं मिलेगी। मैंने कहा था ना, जैसी करनी वैसी भरनी। रोहन ने उंगली उठाकर घर के पीछे इशारा किया। अगले 1 घंटे के अंदर तुम दोनों अपना सामान पैक करोगे और उस सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट हो जाओगे। हाँ, उसी कोठरी में जहाँ तुमने दादाजी को रखा था। जब तक मैं और दादाजी इंडिया में हैं, वीज़ा का काम होने तक तुम दोनों वहीं रहोगे। तुम्हें भी तो पता चले कि 45 डिग्री की गर्मी में बिना पंखे के, मच्छरों के बीच और बदबूदार बाथरूम में रहना कैसा लगता है। सुमन गिड़गिड़ाते हुए, बेटा, वो कोठरी, वो तो रहने लायक नहीं है। रोहन चिल्लाकर, तो दादाजी कैसे रहे वहाँ 5 साल से? अगर वो रह सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? और हाँ, खाना भी उसी प्लास्टिक की प्लेट में मिलेगा जो तुम आज दोपहर में दादाजी के लिए लाई थी। मैंने वो प्लेट डस्टबिन से निकाल कर रख ली है। मंजूर है या पुलिस बुलाऊं? रोहन की चेतावनी सुनकर विनय और सुमन के चेहरे पर मौत जैसी सफ़ेदी छा गई। मंजूर है या पुलिस? यह सवाल किसी फंदे जैसा था, लेकिन उस नरक सर्वेंट क्वार्टर में जाने के ख्याल मात्र से ही सुमन के रूह कांप गई। उसने अपनी सारी शर्म छोड़ दी और घिसटते हुए आगे बढ़ी। उसने रोहन के घुटने पकड़ लिए। सुमन फूट फूट कर रोते हुए आंचल फैलाकर, रोहन मेरे बच्चे, ऐसा मत कर। देख, बाहर 45 डिग्री की गर्मी है। उस कोठरी में तो हवा भी नहीं आती। वहाँ तो सांस घुट जाएगी हमारी। मुझे तो घबराहट होती है बंद कमरे में। मुझे अस्थमा का अटैक आ जाएगा बेटा। अपनी माँ को मारना चाहता है क्या? विनय भी हाथ जोड़कर रोहन के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। विनय बोला, बेटा, गुस्से में इंसान को अकल नहीं रहती। हम मानते हैं हमसे पाप हुआ, लेकिन हम तेरे बूढ़े माँ बाप हैं। मेरी कमर में दर्द रहता है। मैं उस सख्त ज़मीन पर कैसे सोऊंगा? वहाँ तो चूहे दौड़ते हैं। रोहन, हमें एक मौका दे दे बेटा। हम इसी घर के किसी कोने में पड़े रहेंगे, लेकिन उस कोठरी में मत भेज। रोहन ने अपनी माँ के हाथ अपने घुटनों से झटक दिया। उसकी आंखों में जरा भी दया नहीं आई, क्योंकि उसे दादाजी की फटी हुई एड़ियाँ याद आ रही थी। रोहन व्यंग भरी हंसी के साथ, ओहो, अस्थमा, कमर दर्द, घबराहट, कमाल है माँ। 5 साल तक जब दादाजी उस कोठरी में तड़प रहे थे, तब आपको उनके अस्थमा की याद नहीं आई? जब कड़ाके की ठंड में वो ज़मीन पर सिकुड़ कर सोते थे, तब उनकी कमर का ख्याल नहीं आया पापा? रोहन झुककर विनय के चेहरे के एकदम पास आया। रोहन चबाते हुए शब्दों में, आप कह रहे हैं कि वहाँ चूहे दौड़ते हैं? दादाजी ने मुझे बताया था कि एक बार सोते हुए चूहे ने उनके पैर का अंगूठा कुतर दिया था। तब आपने क्या कहा था, याद है? आपने कहा था, अरे चमड़ी लटक रही है बुढ़े की, चूहे को खाना मिल गया तो क्या हुआ? आज वही चूहे आपका इंतज़ार कर रहे हैं डैड। सुमन ने फिर कोशिश की, बेटा, हम मर जाएंगे वहाँ। रोहन कठोरता से, तो मर जाओ।
क्योंकि दादाजी भी रोज रोज तिल तिल कर मर रहे थे। यह मत भूलो कि मैं आपके लिए ये सी या गद्दे नहीं मांग रहा हूँ। मैं बस वही दे रहा हूँ जो आपने अपने पिता को दिया था। अब एक शब्द और नहीं। अगर 5 मिनट में कोठरी में नहीं आप लोग दिखे तो मैं इंस्पेक्टर राठी को कॉल लगा रहा हूँ। वो 3rd डिग्री देने में बहुत माहिर है। रोहन ने जेब से फ़ोन निकाला और डायल करने का नाटक किया। पुलिस का नाम सुनते ही विनय और सुमन की बची कुची हिम्मत भी टूट गई। मरता इंसान क्या न करता। जेल की मार और बदनामी के डर से सर्वेंट क्वार्टर ही उन्हें स्वर्ग लगने लगा। विनय ने रोते हुए सुमन का हाथ पकड़ा। विनय सिसकते हुए, चल सुमन, यही हमारी किस्मत है। अब हमने जो बोया वही पाया। हमने बोया ही बबूल था तो आम कहाँ से मिलेंगे। दोनों सिर झुकाए, अपमान और डर के बोझ तले दबे हुए धीरे धीरे उस अंधेरी बदबूदार कोठरी की तरफ बढ़ने लगे। पीछे खड़ा रोहन उन्हें नहीं बल्कि इंसाफ को जाते हुए देख रहा था। 1 हफ्ते बाद विनय और सुमन उस सीलन भरे बदबूदार सर्वेंट क्वार्टर में जमीन पर लेटे थे। मच्छरों ने उनके चेहरे सुझा दिए थे। प्लास्टिक की प्लेट में सूखी रोटी देखकर उनके गले से निवाला नहीं उतर रहा था। उन्हें हर पल दीनानाथ जी की याद आ रही थी कि कैसे उन्होंने अपने ही पिता को नरक दिया था। आज वही नरक उनकी जिंदगी बन गया था। तभी घर के सामने एक टैक्सी रुकी। रोहन और दीनानाथ जी बाहर आए। दादाजी अब सूट में थे। उनकी दाढ़ी बनी हुई थी और चेहरे पर चमक भी थी। वे लंदन जा रहे थे। विनय और सुमन दौड़कर गेट पर आए। कोठरी से निकलकर, विनय, पिताजी हमें माफ़ कर दीजिए, हमें यहाँ सड़ने के लिए मत छोड़िए। सुमन, रोहन बेटा, हमें भी ले चल वहाँ, हम यहाँ मर जाएंगे। रोहन ने कार का दरवाज़ा खोला और दादाजी को सम्मान से बैठाया। फिर वह पलटा, चिंता मत करो डैड, मैंने घर नहीं बेचा है, घर यही है। तुम दोनों इस सर्वेंट क्वार्टर में रहो और इस आलीशान बंगले को बाहर से देखो। महसूस करो कि अपना सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होने का दर्द क्या होता है। यही वो दर्द है जो दादाजी ने महसूस किया था। जब तक तुम्हारी रूह कांप नहीं जाती और सच्चा पछतावा नहीं होता, तब तक तुम्हारी यही सज़ा है। रोहन ने दादाजी का हाथ पकड़ा। चलो दादाजी, आज से आप मेरे साथ रहेंगे। मैं वापस लंदन जा रहा हूँ और आप मेरे साथ चलेंगे। वहाँ आपको इज्जत मिलेगी, धक्के नहीं। विनय और सुमन रोते हुए रोहन के पैरों में गिर जाते हैं। बेटा, हमें माफ़ कर दे, हमें छोड़कर मत जा, हमसे गलती हो गई। रोहन एक पल के लिए रुकता है, पीछे मुड़ता है और कहता है, गलती सुधारी जा सकती है पापा, लेकिन फितरत नहीं। आप दोनों को आपकी दी हुई परवरिश मुबारक हो। रोहन ने कार का दरवाज़ा बंद किया। दीनानाथ जी ने शीशे से बाहर देखा। उन्होंने अपने बेटे बहू को बद्दुआ नहीं दी, बस एक उदास नज़रों से देखा और हाथ हिलाकर विदा ली। कार धीरे धीरे धूल उड़ाती हुई एयरपोर्ट की तरफ निकल गई। पीछे उस आलीशान कोठी के गेट पर विनय और सुमन एक दूसरे को पकड़कर फूट फूट कर रो रहे थे। उनके पास अब सिर्फ वो कुत्ते वाली कटोरियाँ और पछतावे के आंसू बचे थे। यह अंत साबित करता है कि बुढ़ापे की लाठी जब पड़ती है
तो आवाज़ नहीं होती, पर दर्द जिंदगी भर रहता है। दोस्तों, आप लोग यह कहानी कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।